दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल इतिहास की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जीएस का प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। कल के वीडियो में हमने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के जीएस का प्रैक्टिस सेट 3 किया था। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया था। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया था वो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया था। सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह है अशोक चक्र। तो आप इसे नोट करते चलेंगे दोस्तों, है ना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ध्वज गीत के रचयिता कौन है। दोस्तों, ध्वज गीत के जो रचयिता हैं वह है श्यामलाल गुप्त पार्षद। ये ध्वज गीत के रचयिता है। यदि भारत के राष्ट्रीय गान के बारे में बात करें तो भारत के राष्ट्रीय गान के जो रचयिता हैं वह है रविंद्रनाथ टैगोर, है ना दोस्तों। अगर भारत के राष्ट्रीय गीत के बारे में बात करें तो भारत के राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता हैं वह है बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना दोस्तों। चटर्जी, है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी ध्वज गीत के जो रचयिता थे वो थे श्यामलाल गुप्त पार्षद। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 जनवरी, है ना। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को, है ना दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मार्च। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। तो दोस्तों, आदि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया था। कुत्ता को पालतू जानवर या पालतू पशु बनाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुत्ता। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्च पूरा पाषाण में, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मानव ने
मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मानव ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया था दोस्तों, उस धातु का नाम तांबा था। उस धातु का नाम तांबा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी तांबा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? दोस्तों मानव ने आग का प्रयोग जिस काल में प्रारंभ किया था उस काल का नाम था नवपाषाण काल। यानी कि नवपाषाण काल में, आप इसे नोट करते चलेंगे दोस्तों, कि नवपाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम आग का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन थी? दोस्तों मानव ने सबसे पहले गेहूं फसल की खेती किया था। मानव ने सबसे पहले गेहूं फसल की खेती किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गेहूं, है ना दोस्तों। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के गैलेक्सी की आकृति है। पृथ्वी के गैलेक्सी की आकृति है। दोस्तों पृथ्वी की जो गैलेक्सी इसकी जो आकृति है वो सर्पिल है ना, सर्पिल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सर्पिल। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है। सौर मंडल में ग्रहों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं दोस्तों, इसमें ये बताना है हम लोगों को। तो सौर मंडल में ग्रहों की जो संख्या होती है वो 8 होती है। कितना होती है दोस्तों? 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8, है ना दोस्तों। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सबसे चमकीला ग्रह कौन है? दोस्तों सबसे जो चमकीला ग्रह होता है शुक्र। वो होता है शुक्र, है ना दोस्तों, शुक्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुक्र, है ना दोस्तों। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है उस ग्रह का नाम है बृहस्पति। उस ग्रह का नाम है बृहस्पति, है ना दोस्तों। उस ग्रह का नाम है बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बृहस्पति। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी के रूप में जिसे नियुक्त किया गया था, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया था, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आप इसे नोट करते चलेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया था वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप इसे नोट करते चलेंगे, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान का जिसे जनक कहा जाता है यानी कि जिसे निर्माता कहा जाता है वो हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना दोस्तों।
तो आप इसे नोट करते चलेंगे, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं बताया भी कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया, यानी कि संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया। दोस्तों 29 नवंबर 1949 ईस्वी को 29 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। संविधान को अंतिम रूप से पारित कर दिया गया, यानी 29 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। दोस्तों अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पशुपालन भी शामिल रहता है, वन भी शामिल रहता है और मत्स्य पालन भी शामिल होता है ना दोस्तों। पशुपालन, वन और मत्स्य ये सभी जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। दोस्तों द्वितीय क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में भी बिजली, गैस, लौह इस्पात ये सभी शामिल किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था के आप इसे याद रखेंगे कि अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में बिजली, गैस, लौह इस्पात ये सभी शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। फिर एक चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। भारत में सबसे पहले जिसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था वह थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कार्य का एसआई मात्रक है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, वह बताना है। तो दोस्तों कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल, वह होता है जूल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जूल। फिर देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। दोस्तों न्यूटन के जिस गति से बल का व्यंजक प्राप्त होता है वह होता है न्यूटन का द्वितीय गति, वह होता है न्यूटन का द्वितीय गति। कौन सा दोस्तों गति, द्वितीय गति, है ना। यानी कि न्यूटन के द्वितीय गति से बल व्यंजक प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीय। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर
दाब होता है डैश, यानी कि पृथ्वी की सतह से जब कोई दाब ऊपर जाता है, पृथ्वी की सतह से जब कोई दाब ऊपर जाता है तो वो जो दाब होता है वो घटता है या बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है, यानी क्या होता है आप इसको बताना है। तो दोस्तों पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब जो होता है वह घटता है, दाब जो होता है वह घटता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घटता है। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे। दोस्तों पदार्थ के जो परमाणुवाद के जो प्रणेता थे वह थे डाल्टन, कौन थे दोस्तों? डाल्टन, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डाल्टन। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? परमाणु कहलाता है। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक होता है डैश। जो परमाणु के नाभिक होता है दोस्तों वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यानी कि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से सेट कर लेंगे। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? यानी अरस्तु। जीव विज्ञान के जो पिता है वह है अरस्तु, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जीवन का भौतिक आधार है डैश, यानी कि जीवन का जो भौतिक आधार होता है वह होता है जीव द्रव्य, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव्य। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? दोस्तों सर्वप्रथम कोशिका का पता स्वान लगाया था। सर्वप्रथम कोशिका का पता स्वान लगाया था। सर्वप्रथम जो कोशिका जो पता लगाए थे वो थे रॉबर्ट हुक। दोस्तों रॉबर्ट हुक होगा यहाँ पे, रॉबर्ट हुक, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका का पता लगाया था। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका को पता लगाया था, रॉबर्ट हुक। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि अभी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।